Hello, Bachcha Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Kim Chu. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics and then you realize that you are an Mohammed with the subject. So, alright, this is video lecture number 6 from the chapter Mechanics. Already we have finished 5 lectures starting from constraint motion to the Newton's first law of motion as well as normal reaction concept. In case you have missed the class, don't worry about it. Tap your mobile screen anywhere. You will see there is symbol I. Touch that I. You'll be able to watch my entire previous video lectures uploaded on this channel. Alright, so let's start the class. But before we start my class, a huge request, a small request, and a humble request to all of you. नीचे जो बटन है बच्चा लोग सब्सक्रिप्शन का दबा करके be a part of our family and साथ ही साथ don't forget to press the bell icon to be updated by the latest video lecture and study motivation from this channel बच्चा लोग. Let's start the class, but before we start the class, let's recall the entire lecture. Previously entire lecture जो कुछ भी है वो सभी को रिकॉल करने में बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज जब भी आप फिजिक्स में कुछ नया सीखते हो और प्रीवियस वीडियो को रिकॉल करते हो, प्रीवियसली जो भी आपने सीखा है उसे सोचते हुए आगे बढ़ते हो, तो याद रखिए इससे बेहतरीन नया चीज़ सीखने का तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता. जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं बच्चा लोग उसे रिकॉल वे में हमेशा करिए. जो आपने पहले सीखा उससे रिलेटेड अब आप आके सोचिए कि क्या मुझे पहले का पढ़ा हुआ सब कुछ अच्छे से आता है, तो आप आगे बढ़ें. मैं बात करूँ अगर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन की, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन है, मैंने आपको बताया कि अगर एक रस्सी है, रस्सी के 2 पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट होने के लिए रस्सी टाइट होनी चाहिए, स्लैक नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ वेलोसिटी कंपोनेंट हमेशा रस्सी के अलॉन्ग में हमेशा कांस्टेंट होता है. एग्जांपल लिए मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल लिए. फिर पुली ब्लॉक सिस्टम के अंदर है, पुली ब्लॉक सिस्टम के अंदर आपको सिखाया कि अगर आप पुली पे ही बैठ जाते हो, पुली चलने लगती है, तो VP = VA + VP डिवाइडेड बाई 2. उसके बहुत सारे इलस्ट्रेशन कराया, कराते आपको ये भी सिखाया कि उसका एक दूसरा भी तरीका होता है x1 + x2 = L, जो कि नॉर्मल किताबों के अंदर होता है. वहाँ से भी प्रूफ करा के आपको बताया कि वेलोसिटी ऑफ पुली = वेलोसिटी ऑफ A + वेलोसिटी ऑफ B डिवाइडेड बाई 2. फिर उसके बाद मैंने लेक्चर के अंदर आगे जब हम बढ़े तब मैंने आपको ये सिखाया कि कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर बच्चा लोग एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं कि पॉइंट मैथड. अगर कोई भी एक सिंगल रस्सी है तो सिंगल रस्सी के हर एक पॉइंट को मान लीजिए. पॉइंट को मार्किंग करने के बाद आप हमेशा ये देखिए कि अगर वो पॉइंट बढ़ता है, लेंथ को बढ़ाता है, तो फिर प्लस लेना है. अगर लेंथ को घटाता है तो उसे फिर क्या लेना है, माइनस. ये सारी चीज़ें करने के बाद सीधा हम लोग एंट्री लेते हैं वेज कंस्ट्रेंट के अंदर, जहाँ पर हमने ये सीखा कि ग्राउंड फ्रेम से कंडीशन बहुत डिफरेंट होता है और वेज फ्रेम से कंडीशन बहुत डिफरेंट होता है. वेज फ्रेम से कंडीशन को अगर हमें स्टडी करना है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है. फिर हमने वेज कंस्ट्रेंट का एक फॉर्मेट पढ़ा कि जहाँ पर भी 2 बॉडी के कांटेक्ट होते हैं उस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा 2 पॉइंट लीजिए. वो पॉइंट अलग अलग बॉडी के होंगे, बट उन पॉइंट की वेलोसिटी का हमेशा कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जो कि उस एक्सिस पर आए, जो एक्सिस उस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है. तो चीज़ें हमारे लिए आसान, और फिर हम बहुत सारे सवाल कर सकते हैं. ये सभी सिखाने के बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रीवियस क्लास के अंदर नॉर्मल रिएक्शन की बहुत सारी चर्चाएं मैंने करी. नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो हमेशा कांटेक्ट लगता है तभी होता है, वीक फोर्स का एक तरह का टाइप होता है, तभी जनरेट होता है जब कांटेक्ट होता है. बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, बट हम वो स्टडी करते हैं टॉपिक में. बहुत सारे नॉर्मल रिएक्शन का एक नॉर्मल रिएक्शन मान करके किया जाता है. और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा बच्चा लोग कि इसका डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होता है कि वो सरफेस को दबाएगा, कंप्रेसिव मैनर में होगा. राइट ये सारी चीज़ें सीखने के बाद मैंने आपको कुछ इलस्ट्रेशन दिए थे, और याद करिए तो मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था. विल स्टार्ट आवर क्लास विद दैट होमवर्क. आज की क्लास का जो मेन की पॉइंट है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है. सो लेट्स राइट इट. ठीक बच्चा लोग, तो की पॉइंट आज के क्लास का की पॉइंट, आज के क्लास का की पॉइंट है बच्चा पार्टी. तो आज की क्लास का जो की पॉइंट है क्या है, हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, ये हमें स्टडी करनी है. पर स्टडी करने से पहले आपको जो क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन करना पड़ेगा. सही बच्चों ने अगर किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया होगा तो प्लीज़ ध्यान से सुने, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चा पार्टी, है ना. क्वेश्चन ऐसा था, देखिए, हुई ये आपकी एक बॉडी थी, 5 kg की थी शायद तक, ऐसे फंसी हुई थी. अरे ऐसे ही फंसी थी ना. कई लोग सोच रहे हैं हाँ सर फंसी हुई थी. अबे वैसा फंसना नहीं बच्चा लोग, इधर बॉल का फंसना. कई लोग तो अपना अपना सोच लेते हैं भाई साहब, कांड. देखिए ये टोटल 6 मीटर है, और मैंने बताया था कि ये जो पॉइंट है इस तरह से सेट है कि ये आपका 3 मीटर और इधर भी आपका कितना 3 मीटर. रेडियस मैंने 5 मीटर दी थी बच्चा लोग, तुम्हें याद हो तो. ये क्या है, दिस इज रेडियस. क्या दिस इज 5? हाँ. क्या दिस इज 3? हाँ.
क्या दिस इज 4? हाँ, क्या है इसमें? तो ये एंगल कितना हो गया? 37। तो उसी तरह से ये भी एंगल कितना हो गया? 37। ओ हो, बिल्कुल पहले जैसा सवाल बन गया ये तो। अब देखो, एक नॉर्मल रिएक्शन इधर आया, दैट इज N1, लाइन खींच दो यार, ठीक। दूसरा नॉर्मल फोर्स इधर है, ये हो गया आपका N2। ये 37, तो ये भी 37, तो ये भी कितना 37, ये 37, तो ये वाला 37, तो ये वाला भी 37, है ना बच्चा बड़ी? ठीक है, वेरी गुड। अब अगर ये 37 है मेरे लाल, सो दिस इज N2 cos 37 एंड दिस वन इज N1 cos 37, और ऊपर की तरफ आ जाएगा रे बच्चा N1 sin 37 और N2 sin 37। ओ हो, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। किस में बच्चा लोग? बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मस्ट रिमेंबर, उसका राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड होगा। तो दिख रहा है, इफ वी राइट N1 cos 37 इज इक्वल टू N2 cos 37, गॉन। सो N1 इज इक्वल टू 20। अरे गजब! N1 बराबर क्या गया बच्चा लोग? N1 बराबर क्या गया बच्चा लोग? N1 बराबर क्या गया बच्चा लोग? N2। ओ हो, आनंद की अनुभूति, क्या बात है। अब अगर हम बात करें इन दोनों की, तो दिस इज गोइंग टू बी N1 sin 37 प्लस N2 sin 37। तो क्या N sin 37 बिल्कुल पहले जैसा है ना? एक एग्जाम्पल ये था, वैसे ही सिचुएशन बदल गई। अपन में mg, मास कितना था इसका? 5 kg था शायद। यस, इसका मास था कितना? 5 kg। तो इसका मास है 5 kg, मास है 5 kg, तो 50 हो जाएगा। 2n sin 37, बिकॉज दोनों ऐड हो जाएंगे। N1 sin 37 की वैल्यू बच्चा लो 4/5 इज इक्वल टू 50। 2 25, 125 बटे में 4। कैलकुलेशन एरर वेरर हो तो देख लेना। सोचा तो नहीं मारा यार मैंने। sin 37 4/5, आर यू श्योर? नो, इट इज़ 3/5 आई थिंक। sin 37, हाँ 3/5, ये 3/5 है। तो इधर काटूंगा तो 25, 25 पंजे 125, 125 बटा 3। दे बात लीजिए, एक शानदार प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, एक और एग्जांपल। चलिए देखिए ध्यान से। अब चीज़ों को थोड़ा बदल देता हूँ मैं, थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे बच्चा लोग, एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, ठीक। बॉल ऐसे फंसी हुई है, राइट। ये यहाँ पे ऐसे टच है, ऐसे। ये एंगल 37, ये एंगल भी 37, ठीक है। दोनों एंगल कितने हैं? नहीं, कुछ अलग देते हैं ना इसको, 37 नहीं देते। माजी सटक ली, कुछ अलग देते हैं बच्चा लोग। माजी सटक ली बच्चा बड़ी, कुछ अलग दे देते हैं बच्चा लोग। दोनों 37 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चलिए बच्चा, थोड़ा सा एंगल चेंज कर देते हैं, है ना, ताकि चीज़ें अपने लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए, कैलकुलेशन में इतनी तकलीफ ना हो बच्चा लोग। आओ देखो मेरे लाल बाल गोपाल, आपके सामने ही करते हैं। कुछ लूचा हो तो संभाल लेना बच्चा बॉडी। 30 डिग्री पे लेके चलते हैं, राइट। मास ले लो वही 5 kg। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकिए और खुद से ट्राई करें। सवाल हमारा ये है, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, N1 और N2 की वैल्यू क्या होगी। किसी को भी N1 मानो और किसी को भी क्या मानो, N2 मानो। प्लीज़ वीडियो को रोकें और खुद से प्रयास करें। वीडियो को रोकें मेरे लाल, है ना, और खुद से क्या करें, प्रयास करें बच्चा लोग। बढ़िया सवाल है, अच्छे अच्छे के प्राण निकलते हैं। हालांकि है कुछ नहीं, मैथ्स ही है,
बट फिजिक्स की कॉन्सेप्ट और मैथ्स से भौकाल, और फिजिक्स में अगर भौकाल वाले क्वेश्चन करने हैं तो ऐसे सवालों से डरना नहीं है मेरे लाल। ऐसे सवालों को कहना है कि आ जाओ सवाल देवता, तुम आ जाओ, तुम कैसे आ सकते हो, कितना खतरनाक तरीके से आ सकते हो, आ जाओ हम तुमसे लड़ लेंगे। आइए देखिए। तो बच्चा एक चीज अपने को ही समझ में आ रहा है यार, देखते ना, कुछ एंगल का लोचा होगा तो अपने चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो नॉर्मल फोर्स इधर आ रही है ट्र, दूसरी जो नॉर्मल फोर्स आ रही है यार वो इधर आ रही है ट्र, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, पहले हम n1 पे चर्चा कर लेते हैं। किस पे? n1 पे। बेटर ये होगा बच्चा लोग कि एंगल को मैं थोड़ा इजी करूं, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। 30-30 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 30-30। अब देखिए 30-30 करने से फायदा ये हो गया, उससे भी करोगे बट 67 डिग्री का कहाँ निकालने जाओगे यार, इसलिए है ना। ये 30-30 कर दिया तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया? 60। ये पूरा का पूरा 60 और बच्चा लोग ये जो हो गया वो हो गया 30। कितना हो गया? 30। तो इसके दो कंपोनेंट मिल गए यार, n1 cos 30 और n1 sin 30। गजब। थोड़ा ध्यान देना बच्चा लोग। n2 में आ जाओ, देखना ध्यान से। ये 30 तो ये 30, ओ हो, तो ये वाला 60। अरे गजब, मिल गया 60। तो n2 के भी दो कंपोनेंट आएंगे। थीटा की तरफ कौन सा? कॉस कंपोनेंट। तो इस तरफ एक कंपोनेंट आ रहा है बच्चा लोग n2 cos 60, है ना, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है इधर n2 sin 60। अब जरा मैं इस पूरी बॉडी को फिर से लोकेट कर दूं, तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए ना। फिर से देख लो, ये पूरा 60 था, एक लाइन इधर ड्रॉ करा 60, ये 30, तो n के दो कंपोनेंट हो गए कॉस और साइन नीचे की तरफ, ये रहा। n2 ऐसे था, लाइन ड्रॉ करा ऐसे, ये लाइन ड्रॉ करा 30, ये 30, तो ये 60, तो n2 के दो कंपोनेंट हो गए, n2 cos 60 और n2 sin 60। अब जरा इस पे टोटल फोर्स देख ली, कौन कौन सा फोर्स है। नीचे की तरफ 50 न्यूटन, कंफर्म, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, शक ही नहीं है इसके अंदर। 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। ओके, दूसरा ये देखिए n1 cos 30, इधर है बच्चा n2 cos 60, ऊपर 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 n2 sin 60, और कुछ है नीचे n1 sin 30। ओ हो, क्या बॉडी रेस्ट पे है? हाँ जी सर। और अगर मेरे लाल बाल गोपाल बॉडी रेस्ट पे है तो दिस राइट साइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स। दैट मीन्स बच्चा पार्टी n1 cos 30 इज इक्वल टू n2 cos 60। अरे गजब, ओ हो, आनंद की अनुभूति आ गई सर जी, आंसर आने वाला है। लल्लन टॉप, मजेदार, रसेदार, क्या बात है, आहा, आनंद की अनुभूति। √3/2 n2 cos 60 1/2 कटीला, तो n2 बराबर में आया √3n1। That's great, that's great. Oh, that means if I do right side is equal to left side, then I get the answer n2 equals to √3n1. Now if I apply upward direction force is equal to downward direction force, upward direction force is equal to downward direction force, then I will get the answer n2 sin 60 is equal to bacha party 50 plus n1 sin 30. Oh, that's great. So n2 sin 60 is √3/2 is equal to 50 plus n1/2. गजब। नाउ कैन यू डू बच्चा लोग? मैं नहीं कराऊंगा। n2 इज इक्वल टू √3n1 रख दो, n2 इज इक्वल टू √3n1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 3n1 डिवाइडेड बाई 2 50 प्लस n1/2। अरे गजब, तो 3n1/2 माइनस n1/2 इट इज n1, सही है ना? हाँ, इज इक्वल टू 50। So after getting the value of n1, directly you can say that n2 is equal to √3 multiplied by 50, 50 √3.
देख बच्चा, आप चाहो तो इधर 37 लेके करो, बट 37 ले लोगे तो फिर उसको सॉल्व करते टाइम ऐसे एंगल आएंगे जिनके लिए आपको नेचुरल साइन लेना पड़ेगा। सवाल बहुत बेहतर है, एंगल ऐसा सोच के दिया जाएगा कि उनकी वैल्यू सटीक तरीके से निकल जाए। अदरवाइज यू शुड बी देन यू शुड कैरी सम नेचुरल साइन, नेचुरल टेंजेंट का पेपर, अदरवाइज यू कांट डू द सॉल्यूशन, है ना। इसलिए एंगल ऐसा हो कि सवाल हमारे से आसान हो जाए। तो लीजिए एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने है बच्चा पार्टी, ये आपके सामने है मेरे लाल बाल गोपाल, उतार लो फिर आगे बढ़ो। पोपले टाइप क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी करा देते हैं, नहीं तो फिर लगेगा कि ऐसे पैटर्न नहीं है। कसम से बता रहा हूँ बच्चा, सब पार्टी, ये सभी वीडियो लेक्चर ऐसे वीडियो लेक्चर हैं जिन्हें अगर आप कंठस्थ करके चाट गए ना तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है, दुनिया के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप डील ना कर पाओ। आप आसानी से हर प्रॉब्लम को डील कर पाओगे। ये मैं दिल से बोलता है, दिल से। कई लोग सोच रहे हैं मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है बच्चा लोग। आइए देखिए, ये एक एग्जाम्पल सुना ध्यान से। हुई हुई, यहाँ पे एक बॉल है, फंसा हुआ है, मतलब रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। इसको कराने का कोई मतलब, बट फिर भी कराना पड़ेगा। ये 37, ये 37, इसका मास ले लो 5 kg। बताइए रस्सी में टेंशन कितना है। प्लीज़ अगर ये क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाए तो छोड़ दीजिए, भौतिक विज्ञान आपके बस की बात नहीं है। बट क्योंकि तुम मेरे लाल बाल गोपाल हो, तुम मेरे बच्चा पार्टी हो, तुम मेरे ट्रू एसएसपी हो, तो तुम ये सवाल कर सकते हो। क्योंकि मास्टर बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन कराता है, तो ये कुछ नहीं है, तुम कर सकते हो, है ना। वीडियो को रोक करके ट्राई करो। देखो, टेंशन फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? अलोंग द स्ट्रिंग। कैसे लगता है? ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है ना, ठीक है। अच्छा, ओके। सो दोनों ही टेंशन फोर्स रस्सी पे लगने वाले टेंशन फोर्स सेम माने गए हैं। तो अगर ये टी है, ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ये टी है, तो साफ साफ दिख रहा है बच्चा लोग, ये हो जाएगा टी साइन 37, एंगल की तरफ टी कॉस 37, एक और टी कॉस 37, और इस तरफ टी साइन 37, और नीचे की तरफ 50। भूत 50 निकट नहीं आवे जब महावीर। 50 मतलब 50। सो बच्चा, राइट साइड अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड। दे आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एज यू कैन सी टी साइन 37 एंड टी साइन 37 बैलेंसिंग ईच अदर, सो दे मस्ट बैलेंस ईच अदर। 2t cos 37 इज इक्वल टू 50। ओ हो, यानी कि 2t इज इक्वल टू 50 cos 37 इज 4/5। कटीला, 2 से कटीला तो 25 पंजे 125 बड़े में 4। लीजिए टेंशन फोर्स निकलिंग, ठीक। और देख लो ऐसा ही रस्सी वाला है टेंशन फोर्स। तरी माटी तरी माटी तरी माटी मामरी जमा, तरी माटी तरी माटी तरी माटी, ए तरी माटी तरी माटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा। हुई, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये 53 डिग्री का एंगल है, ये T1 है, और बच्चा लोग ये T2 है। आपको पता ना T1 और T2 में रिलेशन क्या है यार? मजाक चल रही है? सुशांत सिंह राजपूत को मिलना चाहिए न्याय। आइए देखिए, मास ले लो यार, mg ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, 5 ले लेते हैं, 50। पैटर्न को समझे बच्चा, थीटा की तरफ हमेशा कॉस कंपोनेंट आता है। सो दिस इज T1 cos 53, इधर आ गया T1 sin 53। गजब। और इस तरफ T2 तो है ही, तो T1 sin 53 इज इक्वल टू 50। तो T1 बराबर आया 50 के बटे में साइन 53 4/5, 2 × 25, तो 125/2 न्यूटन। दैट इज द वैल्यू ऑफ T1। एंड इफ आई टॉक अबाउट T1 cos 53,
इज इक्वल टू T2 तो T2 की वैल्यू T1 मल्टीप्लाई cos 53 cos 53 cos 53 cos 53 3/5 इट इज 75/2। ओ हो लीजिए एक और सवाल खत्म। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चा लोग प्लीज़, मैं उन किताबों का नाम एक बार ले लेता हूँ। एडवांस लेवल की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, BM शर्मा है, DC पांडे है। इन सब किताबों से जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो कसम उड़ान जल्दी की आपसे सवाल बनेंगे, क्योंकि आपने पैटर्न सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी दिखे ना, लड़ पड़ो उसके साथ, लड़ पड़िए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जब आपके अंदर जन्म लेगा तभी आप फिजिक्स के साथ जुड़ेंगे। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपके अंदर नहीं है तो नहीं होगा। और मैंने अपने वीडियो लेक्चर के अंदर यही कोशिश करता हूं कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भर दूं। मेरे लाल उतारिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तरी माटी मरी जावा, तरी माटी मरी जावा। अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। किसके बारे में? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे जाने से पहले हमें एक क्वांटिटी समझनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा लोग? मोमेंटम। मोमेंटम वास्तविकता में क्या चीज है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम? इफ आई टॉक अबाउट मैथमेटिकली, आई नो यू ऑल आर नोइंग दैट फैक्ट। इन क्लास 9वीं, क्लास 10वीं, यू हैव दैट नॉलेज। Sir, momentum is equal to mass into velocity. Yeah, that's true. Mass into velocity होती है. But what is the impact of that mass into velocity? You should feel. Because physics is all about imagination and physics is all about feel. And if you start learning the physics by feeling, ना बच्चा लोग, trust me, you will be in ishq mohabbat with physics. And this is the reality. It is happening with me. हाँ, तुम्हारे साथ भी होगा। मैं ये कह रहा हूँ, मोमेंटम क्या चीज़ है? मैथमेटिकली हम सबको पता है, मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज द इम्पैक्ट? देखिए, मोमेंटम कोई भी चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो हमें ये बताएगी कि इसको रोकने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत है, या ये अगर चल रहा है तो मुझे कितना फोर्स लगा के रोकना पड़ेगा, या अगर ये चल रहा है किसी के साथ टकरा गया तो उसका इम्पैक्ट कैसा होगा। व्हाट एग्जैक्टली मोमेंटम गिव्स यू? Momentum gives us the exact idea about the value of force, that how much force is required to stop this particular body which is having some this kind of momentum. हो for example, या फिर दूसरा तरीका, momentum tells us the damage done by the body. Momentum हमें ये बताता है कि किसी भी बॉडी का डैमेज कितना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ही हूं, सामने से दो व्हीकल आ रहे हैं, सामने से दो व्हीकल आ रहे हैं, व्हीकल ए और व्हीकल बी। व्हीकल ए में और व्हीकल बी में दोनों व्हीकल का मास सेम है। प्लीज समझना इस बात को, दोनों व्हीकल का मास सेम है। मान लीजिए दोनों ऑटो रिक्शा में आ रहे हैं, ऑटो रिक्शा नहीं, हाँ चलो ना एग्जाम्पल ले आओ, उसमें क्या है, ऑटो रिक्शा में आ रहे हैं दोनों, ये व्हीकल 1 ये व्हीकल 2, दोनों ऑटो रिक्शा, दोनों सेम कंपनी की सेम मास की ऑटो रिक्शा। एक ऑटो रिक्शा में बिल्ली है, एक ऑटो रिक्शा में गेंडा है। अब ये जो रिक्शा और ये जो रिक्शा है दोनों की रफ्तार सेम है, हुई धमाक, दोनों ने मेरे को टक्कर मारा। हो सकता है कि रिक्शा 1 जिसमें बिल्ली थी, मैं जीवित रह जाऊं भाई साहब, बिल्ली के साथ खेल लूं, अलग आनंद। बट गेंडा वाला जो रिक्शा होगा ना, मेरे को ठोक देगा, मैं मर जाऊंगा, प्राण निकल जाएंगे मेरे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गेंडे वाले रिक्शे की वेलोसिटी इस बिल्ली वाले रिक्शे की वेलोसिटी के साथ भले मैच कर रही थी, बट क्या गेंडे वाले के रिक्शे का मास ज्यादा था, तो मास इनटू वेलोसिटी का इंपैक्ट ज्यादा हो गया। अब इस मास इनटू वेलोसिटी वाले गेंडे वाले रिक्शे को रोकने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये ज्यादा फोर्स लगाऊं कम फोर्स लगाऊं, या इसका इंपैक्ट कितना मेरे पे पड़ा, क्या ये चीज हमें ये बताई मास इनटू वेलोसिटी कितनी है। एग्जैक्टली। सो किसी भी बॉडी का इंपैक्ट कैसा होगा, या किसी भी बॉडी का मोशन को रोकने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट विल बी आंसर्ड बाय द टर्म इन फिजिक्स एंड दैट इज नोन एज मोमेंटम। वाह क्या बात है सर। तो मोमेंटम के बारे में पहले लिख लीजिए बातें कुछ जो कि आप जानते हो। मोमेंटम
बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, या फिर आप कह सकते हैं, हाँ सही है, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इम्पैक्ट कितना होगा, या ऐसे मत लिखो, हाउ मच फोर्स, ऐसे लिखो, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड कैन बी गिवन बाय मोमेंटम। ये हमने थ्योरेटिकली सोचा। अब मैथमेटिकली न्यूटन साहब ने लॉ दिया है, बट वो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? तो जो मोमेंटम है ना बच्चा लोग, उसका फॉर्मूला होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। मास कितनी है और वेलोसिटी कितनी है, तो ये हो गया m इंटू वी और ये हो गया p। वेक्टर क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें किसकी ज़रूरत है? हमें वैल्यू की भी ज़रूरत है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या सीखा? इम्पैक्ट कितना पड़ेगा वो जान सकते हैं, किसी बॉडी का डैमेज कितना होगा वो जान सकते हैं, या फिर हमें ऐसे मोमेंटम वाली बॉडी को रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड कैन बी गिवन बाय द मोमेंटम। ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। अब बात करते हैं न्यूटन साहब के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। स्टेटमेंट मैं बोलूँगा, लिखूँगा नहीं, बहुत बड़ा पड़ जाएगा, सब जानते हो। रेट ऑफ, सुनना क्योंकि इसमें भी कुछ करेक्शन कराऊंगा मैं, लॉ में नहीं। अरे बट न्यूटन साहब चोर थे। असलियत में भास्कराचार्य जो हिंदुस्तानी आचार्य थे, बहुत साल पहले ही, न्यूटन साहब से पहले ही ग्रेविटेशन, फिर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये जो ग्रेविटेशन न्यूटन साहब ने दिया ना, उससे पहले ही, बहुत साल पहले ही हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने खोज निकाला था ग्रेविटेशन। बट क्या अंग्रेज चोर थे? इसे न्यूटन साहब चोर है। आप गूगल पे सर्च करना, भास्कराचार्य वॉज द साइंटिस्ट, भास्कराचार्य वॉज द आचार्य हु फाउंडेड वेरी फर्स्ट टाइम कि ग्रेविटेशन क्या है। लॉ ऑफ मोशन में उनका ही सबसे बड़ा रोल है। बट क्या है, अंग्रेजों का चलता था उस टाइम पे, तो नाम पड़ गया न्यूटन साहब का। बट न्यूटन साहब चोर हैं, कमेंट कर दीजिएगा। कई लोग मुझे बोलेंगे फालतू की चीज़ें, बट असलियत है बच्चा लोग, असलियत है। जैसे राइट ब्रदर्स का नाम आता है कि पहले सबसे पहले उन्होंने जहाज़ बनाई थी उड़ने वाली, नहीं, कॉन्सेप्ट हमारे पुणे या थाने के कुछ दो भाई थे जिन्होंने सबसे पहले ये उड़ाया था चला करके, है ना, नाम आ गया था उनका। अंग्रेजों का तो काम था चोरी करना। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जैसे मान लीजिए कि ये चल रहा था 20 kg मीटर पर सेकेंड से, ये चला 60 kg मीटर पर सेकेंड से, यानी 20 सेकेंड में इसने अपना मोमेंटम 20 से 60 कर लिया। तो ये जो परिवर्तन आया ना कि 20 से 60, पहली बात तो 20 से 60 होगा नहीं, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स किसके बराबर है? दैट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है फोर्स, और फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा कहाँ होता है वो देखिए, किताबों में आप पढ़ेंगे तो आप शायद ऐसे याद रखे होंगे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। गलत स्टेटमेंट है। कैसे समझाता हूँ, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, बाई टेकिंग लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाई डी टी। नाउ वी नो दैट D डिवाइडेड बाई डी टी, मास इंटू वेलोसिटी, वी ऑल नो dv by dt is acceleration, so it is mass into acceleration. yes, पापा बराबर मम्मी, पापा बराबर मम्मी, मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ। फादर इज इक्वल टू मदर, मास इंटू एक्सेलरेशन, माँ। तो ये फॉर्मूला है न्यूटन साहब का, F इज इक्वल टू ma। अच्छा, बच्चे ये सोचते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। नहीं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन, हाँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, सही है, बट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। आगे के आप एक चैप्टर पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, देखिए कैसे। एक पार्टिकल है जो ऐसे घूम रहा है, वहीं इस जगह पर इसकी वेलोसिटी ऐसे है, इस जगह पर इसकी वेलोसिटी ऐसे है। इन दोनों वेलोसिटी को अगर मैं ऐड करूं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना वो किधर होगा? एक ऐसा है, एक ऐसा है, तो ये ऐसा होगा। कहीं पर भी आप ऐड करके देखें, अगर आप इसको यहाँ लेके आ जाइए,
या इसको जो है यहाँ लेके आ जाइए, ये वेक्टर को। तो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, जिसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से ये मोशन पॉसिबल है। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे कि सर आप वेक्टर ऐसे बना रहे हो, फिर आप ऐसे ही करो ना, तो इधर कहाँ आया, सेंटर की तरफ कहाँ आया। देख बच्चा, ध्यान से सुन, ये V2 है और ये V1 है। जब तू V2 माइनस में V1 करेगा, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V, तो V2 माइनस V1 पता है किधर होगा, V2 ऐसे ही रहेगा, V1 नीचे आ जाएगा भाई साहब। इसलिए जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा ऐसा, अभी तो मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, बट हमेशा जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा। मतलब क्या समझ रहे हो आप कि फोर्स, इस सिचुएशन में फोर्स कहाँ है, इस सिचुएशन में फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि आपने ऐसा पढ़ा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी चेंज अपॉन डिवाइडेड बाय टाइम, एंड एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन में गलत है भाई। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के चेंज डायरेक्शन में होता है ना। जिधर चेंज इन वेलोसिटी होगी हमारा फोर्स भी होगा, रेयर केस के रूप में आपका सर्कुलर मोशन। तो भाई साहब ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फिजिकल टू एम है, मोमेंटम का क्या रोल है, अपने समझ लिए। अब सीधा सवालों पर आते हैं, जो कि हमारा मेन मुद्दा सवाल करने का ही है। तो उतारिए इसको, फिर अपने आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। उतारे, तारी माटी माँ मरी जावा, तारी माटी माँ। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, अभी तो शुरुआत है सिर्फ। मैकेनिक्स तो बच्चा लोग ऐसा है कि कभी ख़त्म ही ना हो, इतनी सारी चीज़ें हैं। बट एक अच्छे शिक्षक को पता होगा, जहाँ से भी जैसे भी करके उन्हें बच्चों को इतना बताना होता है कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए और फिर वो सवाल डील करने लगे। अदरवाइज़ इसमें आप सोचने जाओ ना, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप बह जाओगे। कैसे पता है, उत्तराखंड में बाढ़ आया था ना, वैसे बहोगे, हाँ बह जाओगे। इसलिए मैं बहने नहीं दूंगा आपको। भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी कराऊंगा, पानी में डुबाऊंगा भी, लेकिन तैराऊंगा। आप डूबोगे नहीं, आपको एहसास ही नहीं होगा, निकल भी जाओगे और आपकी एग्ज़ाम भी अच्छी जाएगी, गारंटी है मेरी। चलिए अपने आगे बढ़ते हैं। इन वादियों में टकरा गए हैं, किससे सुना है यूं तो कभी, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो। चलिए आपको सबसे पहले बेसिक सवाल, सिंगल ब्लॉक के सवाल बहुत सारे आएंगे, अपने को पैपे करते रहना है आज के क्लास में। जैसे ये ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स ले लो, 5 kg का ले लो, एंगल 37 ले लो। ये लच्छो बड़ा भी पूरा आपका सवाल ये है बच्चा, नॉर्मल फोर्स बताए बच्चा और एक्सीलरेशन बताए बच्चा, कितना होगा आइए देखिए। 20 न्यूटन का फोर्स इस पे इस तरफ लग रहा है ट्र, तो इसका एक्सेलरेशन जाहिर सी बात है इस तरफ है और इसका एक्सेलरेशन अपने को फाइंड करना है, नॉर्मल फोर्स भी फाइंड करना है। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से कि बॉडी कंप्रेस रहे, हुई धरती माता लगाएगी तो वो कंप्रेस होगा उसी डायरेक्शन में। इस तरफ एक कंपोनेंट आ जाएगा, दैट इज़ 20 cos 37, cos 37 इज़ 4/5 यानी कि 16 न्यूटन मेरे लाल। और इधर आ जाएगा 20 गुणा 3/5, 5 चौके 20, 4 तिहाई 12 न्यूटन। ओ हो। और नीचे की तरफ बच्चा पार्टी 50 न्यूटन, ठीक है। तो क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ तो मोशन नहीं कर रही है ना, तो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ रेस्ट मोड पर है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। और अगर ये इक्विलिब्रियम है दैट मीन्स वी कैन राइट n + 12 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। सो n इज इक्वल टू 50 माइनस में 12 यानी n बराबर में 38 न्यूटन। गजब, नॉर्मल फोर्स आ गया। अब अगर मैं बात करूँ राइट साइड में जो फोर्स लग रहा है वो 16 न्यूटन का है, यानी कि F नेट जो है इस डायरेक्शन में 16 न्यूटन का है। और F बराबर मम्मी, सो A बराबर 16/5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सबसे मामा टाइप क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन करते रहे दुनिया भर के सिंगल ब्लॉक वाले सवाल। और देखिए सरफेस पर अगर सिंगल ब्लॉक हो तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा सवाल देख लीजिए बच्चा पार्टी, ये सरफेस है, ठीक है, राइट, सरफेस अगेन 5 kg ले लो, इधर ले लो 10 न्यूटन, एंगल ले लो 37, इधर ले लो 20√2, एंगल ले लो 45। मेरा पहला सवाल नॉर्मल रिएक्शन बताएं और एक्सेलरेशन बताएं।
क्या करना चाहता है, ऐसे सवालों को कैसे करें? कंपोनेंट को तोड़ो सबसे पहले। किसको तोड़ो? कंपोनेंट को। यहाँ देखोगे तो आपका आएगा 10 cos 37, इधर साइन कंपोनेंट 10 sin 37, इधर 20√2 cos 45, इधर 20√2 sin 45। नाउ बच्चा लोग, दिस cos 37 इज बेसिकली 4/5, पक्का ना? हाँ, cos 37 इज 4/5 पक्का। 8 और ये 6 हो जाएगा। टिंगडिंग 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 टिंगडिंग, हाँ 6 न्यूटन। ठीक है, इधर तो बच्चा लोग पता चल रहा है 20 हो जाएगा, cos 45√2 है तो ये 20 और ये भी कितना 20 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है बच्चा लोग? ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ आपकी mg होती है, यानी कि 50 न्यूटन। सो सिंपल, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज सेइंग दैट द बॉडी इज मूविंग और नॉट इन बॉबी लेस्ली या अंडरटेकर या चॉकस्लिम सनक जाते हैं बच्चा लोग। कई आप लोग देख रहे हो कि कितने टाइम से मैं लेक्चर ले रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, लगातार 7 से 8 घंटे का ये लेक्चर चल रहा है मेरा, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रही है, इस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी एज इट इज़ है। बॉडी तो मूव इधर कर सकती है क्योंकि इधर इधर के फोर्स अलग अलग है, इधर 20 है और इधर 8 है, तो जाहिर सी बात है बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। बट क्योंकि बॉडी ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं ऊपर की तरफ की फोर्स 20 6 26 प्लस n 26 प्लस n, डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स 50। सो n बराबर 50 माइनस में 26, 50 माइनस 26 कितना हो गया? 24 न्यूटन। अच्छा, कई बार नॉर्मल फोर्स ना माइनस में आ जाएंगे, माइनस आ जाए तो घबराना मत, माइनस आ जाए इसका मतलब कॉन्टैक्ट नहीं है उनका, और ऐसे सवाल होते हैं। माइनस में आ सकता है भाई साहब, तो सवाल गलत नहीं होता, वो कांटेक्ट में नहीं है बॉडी के, वहाँ पे कुछ ऐसा मोशन हुआ है कि जिसकी वजह से बॉडी उछाल मार चुकी है, टॉपलिंग हुआ है। टॉपलिंग मतलब वो लीजिए नॉर्मल फोर्स आ गया। नाउ टू फाइंड द एक्सीलरेशन आप लिखेंगे एफ नेट, मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स इधर चल रहा है 20, इधर चल रहा है 8, तो 20 इधर है 8 इधर है, तो दोनों का नेट हुआ 20 माइनस 8 यानी कि 12। एक्सीलरेशन आपको चाहिए, अच्छा मास की वैल्यू है ये 5 है, ये 12 है, ये a है। सो a इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सो फाइनल आंसर। क्या बात है, क्या बात है बच्चा लोग। चलिए 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 और पढ़ते हैं, आगे करते हैं, है ना, आगे पढ़ लेते हैं। गिरो मत यार तुम बाबा SSP। चलो बच्चा लोग, और हो जाए भौकाल के साथ, क्या बोलते हो यार? सिंगल सरफेस सिंगल ब्लॉक, मतलब सरफेस एक ही है, ब्लॉक इस तरह से है, इस तरह के पैटर्न एक और कर लेते हैं। आइए देखिए 5 kg का है, एक और कर लो। अब ऐसे क्वेश्चन करते रहना, इससे ज़्यादा नहीं, फिर थोड़े चेंज कर दूंगा वैरायटी। ये 5 kg का, इधर लग रहा है 50 न्यूटन, ये लग रहा है 40 न्यूटन, ये एंगल 37। बताइए इसका नॉर्मल फोर्स किधर होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा? क्या है सर इसमें? कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्शन में आया 40 cos 37 एंड cos 37 इज बेसिकली 4/5 यानी कि 32 न्यूटन, और इस तरफ हुआ 40 sin 37 विच इज़ आई थिंक 4/5। ओह नहीं 3/5, पक्का ना? जब भी लोचा मारने का तो ये ट्रायंगल याद रखने का, पंजी तिग्गी 53 37 90, ये चौकी। अपने को क्या चाहिए था बच्चा? cos 37 4/5, sin 37 3/5, सही है। 5 × 40 8 × 24 24 न्यूटन। ओके, ये नॉर्मल फोर्स, नीचे की तरफ 50 न्यूटन बिकॉज ऑफ mg। अब बॉडी मूव कर ही नहीं रही है ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, तो 24 + n बराबर 50, तो n बराबर में 26 न्यूटन। बॉडी मूव कहाँ कर रही है? यहाँ 50 लग रहा है, यहाँ 32,
तो इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो उस वाले फोर्स को प्लस लीजिए, उसके अगेंस्ट वाले को माइनस लीजिए, यानी कि जो एफ नेट हुआ वो 50 माइनस 32 मतलब 18। मास इंटू एक्सीलरेशन 5 इंटू ए बराबर में 18, तो एक्सीलरेशन 18/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गजब हो गया। और करते हैं, चलिए थोड़ी पैटर्न चेंज करूं, है ना, पैटर्न चेंज करते हैं, मज़ा आएगा। देखो, ऐसे तुम मिले हो, 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 ऐसे तुम मिले हो। कई लोग सोच रहे सर क्या मिले हो। देख बच्चा, अब चेंज कर देते हैं कॉन्सेप्ट को, इंक्लाइन प्लेन पर लेके चलते हैं। कहाँ लेके चलते हैं? इंक्लाइन प्लेन पर लेके चलते हैं। आइए पैटर्न चेंज। देखिए ध्यान से, अभी तक आपने जो सीखा वो क्या था? सिंगल ब्लॉक ऑन अ सरफेस, डिफरेंट फोर्स, कितने ही फोर्स लगाते अपने को क्वेश्चन आता है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हो गया। अब हम चलते हैं सीधा इंक्लाइन प्लेन पर। मान लीजिए यहाँ पर एक थीटा, यहाँ पर एक ब्लॉक है एम मास का। कौन से मास का? एम मास का। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं, तो वो चीज़ समझें। अच्छा, सरफेस ये है ना, ये सरफेस है, तो एक तो तय है कि नॉर्मल फोर्स ऊपर ही लगेगा, ये फिक्स है कि नॉर्मल फोर्स जो है बच्चा वो ऊपर ही लगेगा। कंफर्म? ओके, नॉट अ प्रॉब्लम सर। फिर जो बॉडी में mg लगती है वो कहाँ लगेगा? नीचे, ये भी कंफर्म है सर। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये थीटा है, इधर जब भी इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वापस कितना हो जाएगा? थीटा। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो 90 का है, ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये जो कंपोनेंट आया, दिस इज mg cos थीटा एंड दिस वन इज mg sin थीटा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, mg sin थीटा। अब सोचो बच्चा, बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऊपर के डायरेक्शन में ही है, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे n बराबर में mg cos थीटा, और राइट साइड पे यहाँ पर एक्सिलरेट हो रहा है, तो f बराबर क्या हुआ? mg sin थीटा। f की जगह पर क्या हुआ? ma, mg sin थीटा। मास ने मास को मारा, सो एक्सिलरेशन आया g sin थीटा। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट if I increase the value of mass, will that velocity of that mass during the slipping from that inclined plane will remain same or different? My question to all of you is that raftar will be same or different if I take a heavy mass rather than taking simple m mass? Your answer is simple. आप किसी अरे वो झूला देखा है क्या? झूला, वो छोटे बच्चे नहीं होते, झूला नहीं होता यार, वो फिसलने वाला नहीं होता क्या, स्लाइडिंग सरफेस कुछ ऐसी होती है यार, तो नीचे जो आते हैं। एक अच्छा एग्जांपल मैं इसका सिखा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, आप वाटर पार्क में गए हैं क्या? आपको पता है वाटर पार्क में आपके ऊपर, मतलब आप जब ऐसे नीचे गिरते हैं पाइप में से हुई, तो आपकी जो वेलोसिटी होती है और जो ऊपर से गिरने वाला बंदा, जो आपके ऊपर कोई गेंडा, मतलब आपके ठीक बाद नंबर है किसी गेंडे वाले टाइप हट्टे कट्टे आदमी की, पता है, तुम मन में डर रहता है कि यार मैं पहले पानी में गिर जाऊं वरना इस गेंडा वाला सीधा मेरे सर पे आके लगेगा ड्यूरिंग द फिसलने वाला कंडीशन। प्लीज़ फील करें, बट ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जितनी तेज़ी से मैं चल रहा होता हूँ ना, अगर वो 10 सेकंड के बाद भी मुझे छोड़ा जाए तो मेरे और उसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा। गेंडा भले कितना भी मोटा हो, वो कभी भी वो मुझे टच नहीं कर पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। लुक एट इट, एक्सीलरेशन पे मास का कोई खेल ही नहीं है, कट गया भाई। जी साइन थीटा आ रहा है, थीटा कितना है और जी की वैल्यू कांस्टेंट है, बस थीटा कितना उसी से पता चल जाएगा। तो एक्सीलरेशन नीचे आने का मतलब है कि m की जगह पर 2m कर दो, 4m कर दो, 6m कर दो, 9m कर दो, 10m कर दो, 1000m कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलवेज वेलोसिटी सेम होती है जब वो नीचे आता है तब। बट ये समझाया इसलिए क्योंकि अब ऐसे प्रॉब्लम लेंगे तो आपको रिजॉल्व करने आना चाहिए। फिर से देख लीजिए, ये थीटा था,
यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन पे 90 है तो ये 90 माइनस थीटा पूरा 90 है, तो दिस वन इज गोइंग टू बी थीटा एंड थीटा साइड इज ऑलवेज कॉस, against one is sine, normal direction is always perpendicular to the surface. This block is coming along the inclined plane, that's why the net force is equal to mg sin theta, and we know that F equals to ma, mass is going to be cancelled out, so acceleration is equal to g sin theta. And bacha party, if you see that n, the block is not moving in the upward downward direction, and it is fixed and it is in equilibrium condition in that particular direction. That's why we will write upward direction force is equal to downward direction force, and hence is equal to n is equal to mg cos theta. चलिए क्वेश्चन करते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। ओके ये तो क्या था, ये तो अभी पिक्चर बाकी है बच्चा पार्टी, ये तो ट्रेलर है। बॉलीवुड को एकदम बॉयकॉट करो बच्चा लोग। हमारे देश के जो सच्चे हीरो होते हैं वो हमारे देश के जवान हैं। बॉलीवुड के जितने भी हीरो हैं वो सब के सब चोर हैं। तभी कंगना मैम इज सेइंग, है ना, कंगना रनावत जी सही कहती हैं। आइए चलिए अपने आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। ठीक, बढ़िया सवाल, आइए देखिए। इन वादियों में टकरा गए हम, किससे तुम्हारे यूं तो कई, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो। ये 5 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूँ इस पर, 5 न्यूटन का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, 5 न्यूटन का लगा रहा है, ठीक है। और बच्चा इसका जो मास है वो आप ले लीजिए 2 kg, ठीक है। सो ये ब्लॉक का जो मास है वो आपको लेना है 2 kg। एक्सेलरेशन बताना है और नॉर्मल फोर्स बताना है। क्या बताना है? एक्सेलरेशन और नॉर्मल फोर्स दोनों बताना है। एक्सेलरेशन कैसे करें, रिजॉल्व करना जिस बच्चे को आ गया, मैथ्स अगर आ गई अच्छे से। देखिए इसके अंदर मैथ्स ज़्यादा है भाई, फिजिक्स अपनी बहुत कम है। इस चीज़ के अंदर मैंने क्या बोला, मैथ्स ज़्यादा है, फिजिक्स कम है। फिजिक्स थोड़ी सी थी, यहीं ख़त्म हो गई बात। अब देखिए रिजॉल्व करते हैं इसको। सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स तय है, ठीक, नॉर्मल फोर्स लग गया, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक ठीक है। अच्छा, डिपेंड ये करता है कि आप एक्स और वाई किसको लेते हो। तो अभी इस पर्टिकुलर सवाल में बच्चा लोग, हमारे लिए ये एक्स है और ये वाई है। आप चाहो तो इसे ना लेकर के दूसरा भी ले सकते हो, थोड़ा अलग, तब एन के भी कंपोनेंट आ जाएगा, सवाल गलत नहीं होगा। ये आपका वाई है और ये अलॉन्ग द एक्सिस आपका क्या है, ये एक्स है और ये आपका क्या है, वाई है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको सिखाया था। चलिए तो ये हो गया एक्स और वाई। अब देखिए नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg 20 न्यूटन का, ये 37 है तो ये भी कितना होगा, 37 होगा। यानी इस तरफ जो कंपोनेंट आया हो, क्या दिस इज mg यानी कि 20 cos 37 विच इज़ 4/5, 5 चौके 20 यानी कि 16 न्यूटन। और इस तरफ जो फोर्स आया वो 100% 12 न्यूटन ही आएगा, चेक करके देख लेना, 12-16 पक्का 12 होगा। 20 गुणे में 3/5, 4×3=12, सही है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स तो एज इट इज़ है ही, तोड़ दिया आपने। 5 को जरा तोड़ते हैं, बिकॉज 5 जो है ना वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बात तो एक ही है। ये 37 है तो ये भी कितना हुआ, 37। तो ये डायरेक्शन में 5 का साइन 37 हुआ 3/5 यानी कि 5, और इस डायरेक्शन में बच्चा cos 37 हुआ यानी कि 4/5 यानी कि 4। अब हो गया। अब समझे इस बात को, बॉडी जो है हमारी अगर ऊपर की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है तो करेगी भी नहीं, सरफेस के अलॉन्ग ही करेगी, इंक्लाइंड द सरफेस करेगी। सो हियर वी कैन राइट अपसाइड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड साइड फोर्स, यानी कि जो नॉर्मल फोर्स है वो किसके बराबर है, 16 और 5 21, 21 न्यूटन के बराबर। ये अगर आपसे पूछ ले तो नॉर्मल फोर्स आ गया। अब देखिए ये x था, इधर 12 न्यूटन और इधर कितना, इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन है। सो इट्स क्लियर, फंडा के लिए क्लियर है कि अगर इधर 12 है इधर 4 है तो बॉडी नीचे की तरफ जाएगी, तो एक्सेलरेट नीचे की तरफ हो रहा है। एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। तो जो नेट फोर्स हुआ बच्चा लोग, वो नेट फोर्स किसके बराबर हुआ,
12 माइनस 4 यानी कि 8, और एफ नेट की जगह पर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आई वो हो गई 8 बटे में मास कितना था 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। हैंस दैट्स इट। समझ पड़ी ला बच्चा लोग? अरे प्राण तो नहीं निकली ला, क्योंकि अभी आपने जो सवाल किए इससे पहले का पैटर्न था सिंगल ब्लॉक सरफेस, कहीं भी फोर्स लगाओ आंसर। ये पहला पैटर्न है जिसमें इंक्लाइंड सरफेस है, सिंगल ब्लॉक है। अभी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जो भी आप पढ़ते आ रहे हो ना उसमें एक एक वेराइटीज़ आ रही है। वो वेराइटीज़ से आप अगर रूबरू हो, आपको पता है कि इसके बाद ये वेराइटी है, तो सवाल आपके लिए आसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। कहाँ आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अरे आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, आ जाओ। एक और एग्जाम्पल। मास ले लो 10, इधर लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स, हमें एक्सीलरेशन बताना है। ठीक है, फिर से वही बात, स्पीड होनी चाहिए। अब इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो, आपको स्पीड होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये रहा आपका mg यानी कि 100, ये रहा आपका थीटा यानी कि 37, ये जो है वो आपका x एक्सिस, ये जो है आपका y एक्सिस। तो नीचे की तरफ हो जाएगा 100 cos 37, 4/5, 100/5 कितना हुआ 20, चौके 80, और इस तरफ हो जाएगा बच्चा लोग 60। समझ पड़ी ला बच्चा लोग? ये रहा आपका नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 80 न्यूटन दिख रहा है। और अगर हम बात करें 60 न्यूटन इधर, 50 न्यूटन इधर, तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ ज़्यादा है तो एक्सीलरेट इधर होगा। तो एक्सीलरेशन आ गया 60 माइनस में 50 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास दैट इज़ 10, 60 में से 5 10/10 यानी 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कुछ भी नहीं है। अब सिंगल ब्लॉक के कितने भी क्वेश्चन आपको कराऊं, उम्मीद है कि आपको सब आएगा और सब आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे ना। मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलरामचंद्र की जय हो। ओ हो, आनंद की अनुभूति आ रही है सर जी। चलो ख़त्म, खेला ख़त्म। अब थोड़ा डिफरेंट पैटर्न लेता हूँ, अब थोड़ा डिफरेंट पैटर्न लेता हूँ बच्चा। आइए देखिए, आ जाओ। टैडंग 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 टैडंग। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत मस्त सवाल है आगे। एक इस तरह से एक सरफेस दी है, ऐसे इस तरह का एक सरफेस है, उस पे 1 किलोग्राम का एक ब्लॉक है यहां पे, और ये जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। जाहिर सी बात है ये पैराबोला है, इसका इक्वेशन दे रखा है y = x²। ठीक है, y = x², 2 मीटर है। आपसे ऐसा बोल रहा है बच्चा लोग इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालें। क्या बात है, इस सिस्टम का क्या निकालें बच्चा लोग, एक्सेलरेशन निकालें। सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपने पास तो थीटा होना चाहिए यार, थीटा तो है ही नहीं, थीटा तो है ही नहीं, तो थीटा कैसे निकाले? तो देखिए y = x² है, और ये जो स्लोप है थीटा, अपने को पता है कि जो स्लोप होता है वो dy/dx होता है ना। तो हम इसको कर देते हैं dy/dx = 2x, और ये जो dy/dx होता है इसी को आप कहते हो स्लोप, इसी को आप कहते हो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर आया बच्चा पार्टी
2x, और x की वैल्यू देख रहे हैं कितनी है, 2 मीटर है x की वैल्यू, दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस वन इज व्हाट, y डायरेक्शन. सो ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 4. अच्छा tan थीटा 4 आया, ट्रायंगल में घुस जाओ, ये थीटा मान लो, ये 4, ये 1, तो ये आपका अंडर रूट 4 चौका 16 और ये कितना हो गया 17. क्यों मैं गया इस पे, उसका रीज़न है मुझे साइन थीटा चाहिए. साइन थीटा की मैं बात करूँ तो 4/√17, और अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो 1/√17. हमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी. कैसे कैसे कैसे, अब देखिए आपको थीटा पता चल गया है, यही तो मेन था. ये रहा ब्लॉक 1 kg का, नीचे की तरफ आएगा तो ये होगा 10 साइन 37 साइन थीटा, हो गया 10 साइन थीटा. हाँ ठीक है ना, कॉस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आपको, 10 की ज़रूरत है, कॉस की ज़रूरत नहीं है. नहीं, कॉस की भी वैल्यू पता चलेगी यहाँ पे. टंग 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 टंग. देखिए ध्यान से देखिए बच्चों पार्टी, 1 मिनट. हाँ, आई वॉज थिंकिंग कि शायद मैंने क्वेश्चन गलत उतारा है, बट सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इस पे और कहीं कोई फोर्स है नहीं, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है tan साइन थीटा वाला, तो कॉस की ज़रूरत पड़ी नहीं मेरे को. पड़ेगी क्या, नीचे की तरफ अगर नॉर्मल फोर्स चाहिए तो इधर ये देखिए tan cos थीटा, और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन. तो एक्सीलरेशन चाहिए बच्चा, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, तो a इज इक्वल टू tan साइन थीटा, a इज इक्वल टू tan साइन थीटा डिवाइडेड बाई मास यानी कि 1. सो ये आ गया 10 साइन थीटा. थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 4/√17. सो इट इज़ 4/√17 यानी कि 40 के बटे में रूट में 17 पे खतरा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट्स ग्रेट. सो बच्चा आज के पैटर्न को यहाँ पे हम करते हैं एंड. देखिए आपको क्या क्या सिखा दिया है. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर आप एंट्री ले चुके हो, एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सीख लिया, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर एंट्री ले चुके हो. अगर एक सिंगल ब्लॉक किसी सरफेस पे है, मैं उस पर कितने भी फोर्सेस अप्लाई करूँ, आपको रिजॉल्व करना अगर आता है, आपको ये पता चल रहा है कि ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, सो इट्स नॉट अ टफ टास्क टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट नॉर्मल डायरेक्शन टू. Then I have explained that if you have an inclined surface, so how to resolve the forces. आपको एग्जाम्पल लिए 2-3, और एक ये थोड़ा सा अलग वैरायटी ले लिया. अब जब अगली क्लास आएगी ना बच्चा पार्टी, तब मैं इसमें थोड़ा और एंटर कर लूँगा. तब मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर सिंगल सरफेस है, उस पर 2 ब्लॉक रखा जाए, तब कैसे निकालेंगे, और अगर सिंगल सरफेस है बट वो इंक्लाइंड है, उस पर हम 2 ब्लॉक रख दें, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे. ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको अगले लेक्चर में मिलेगी. ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. प्लीज़ नोटबुक अच्छे से बनाइए, क्योंकि देखो जो बच्चा नोटबुक क्लास के अंदर बना रहा है ना, पढ़ते वक्त समझते हुए, गिरना मत भाई साहब, हाँ समझते हुए, तो इससे बेहतर नोटबुक और दूसरी दुनिया में और कुछ भी नहीं हो सकती. विश्वास मानिए मेरा बच्चा, ड्यूरिंग द स्टडी टाइम आप जो नोटबुक बनाते हो, उससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता. PDF मैं आपको दे सकता हूँ, हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, बट वो PDF बन जाएगा, आपके नोटबुक की किताबों के पन्नों के बीच में कहीं दबा होगा. लेकिन जो आप हाथ से लिखते हो ना, वो याद रहेगा. मेरे पास आज भी मेरी कक्षा 12वीं की जो मैंने अपने हाथ से लिखी हुई सारी थीरीज और सारी नोट्स है क्लास 12th की, वो अभी भी पड़ी है, और मैं उन्हीं को रिफ़र करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा हूँ. उन्हें पढ़ता रहा, मुझे याद होता गया. क्यों? क्योंकि मैंने उस टाइम वो चीज़ समझी थी और मैंने वो लिखी थी, तो वो चीज़ मुझे याद था. अब मुझे कोई और अगर वही चीज़ बताने जाएगा ना, तो कुछ भी नहीं होगा. आप अगर सेमीकंडक्टर यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करेंगे ना, तो एक ही वीडियो लेक्चर मिलेगा, और वो है बाबा SSP का. रीज़न क्या था? वो चीज़ मैंने पढ़ाया है अपने टेक्निक से, किसी के से नहीं. मैं 12वीं में कहीं जाता नहीं था, तो वो थियरी इतनी अच्छी इसलिए हो गई क्योंकि हम जो चीज़ सोचे हैं, समझे हैं और उसको लिख डाले हैं. वही चीज़ आपको करना है. आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगी, तो आप लास्ट में PDF पे भरोसा मत करिए, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट होता है. बट जो आप अपने हाथ से लिखे हैं ना,
विश्वास मानो मेरा बच्चा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए जितना पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दिया यार मैंने आपको, पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स करा दिया, सरफेस टेंशन करा दिया, मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन करा दिया, मैकेनिक्स चल रहा है, आगे आने वाले 4 से 5 लेक्चर में ये भी खत्म हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो, एंड बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि इसी तरह से कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें लेते हुए आते हुए आपके सामने मैं समक्ष रखता चला जाऊं और हम पढ़ाई भी साथ साथ करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना, बिकॉज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देयर इज़ एन वंडरफुल एप्लीकेशन जिसके माध्यम से आप बहुत सारे सॉल्यूशन जो है आपने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर बच्चों, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।